नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ था और आप सभी ने देखा कि कैसे हमास ने तीनों क्षेत्रों से, यानी जल क्षेत्र से, थल क्षेत्र से और आकाश से हमला किया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि हमास के जो ये आतंकी हैं, इन्होंने महिलाओं, बच्चों, पुरुषों के साथ बेहद अमानवीय और दुर्दांत तरीके से व्यवहार किया। सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया, अपने साथ ले गए। कितने ही बुजुर्ग महिला पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाया, उनके साथ में दरिंदगी की। महिलाओं के साथ ही नहीं, बल्कि उनकी लाशों के साथ भी बलात्कार किया। यही काम छोटे छोटे बच्चों के साथ किया और छोटे बच्चों को अपने साथ बंधक बनाकर भी ले गए। और अभी आज ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने यह कन्फर्म किया है कि कई बच्चों के जो गर्दन है काट दी गई हैं, उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दरिंदगी है, किस तरह का बहसीपन है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, उनके निर्वस्त्र शरीर को गाड़ियों में डालकर परेड कराई गई और इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। इन सब कुकृत्यों पर ईरान की संसद में खुशी जाहिर की गई और गाजा पट्टी है, जो फिलिस्तीन है, वहां पर मिठाइयां बांटी गई। आप सोच सकते हैं कि कौन लोग हैं ये, किस तरह की मानसिकता है। क्या ये सभ्य समाज में कहीं संभव हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन एक ये भी चीज है कि ऐसा संसार में पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में तो हमारे पास अपना वास्तविक इतिहास भी नहीं है, थैंक्स टू नेहरू गवर्नमेंट और नेहरूवियन जो इतिहासकार हैं। लेकिन भारत में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और ये 10वीं शताब्दी से लेकर आजादी के पहले तक हुई हैं। मोपला कांड इसी तरह का कांड था, इससे भी बीभत्स कांड था। और ये बात आज से लगभग 100 वर्ष पहले की है। विभाजन के बाद पूरी की पूरी ट्रेन आती थी पाकिस्तान से और उनमें एक भी आदमी जिंदा नहीं उतरता था। लाशें उतारी जाती थी। दुधमुहे बच्चे भूख से बिलबिलाकर अपनी माँ का स्तन ढूंढ रहे होते थे, लेकिन उनके शरीर पर स्तन काट लिए गए होते थे। आप सोच सकते हैं ये किस तरह की मानसिकता है, कौन लोग हैं ये। तो ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया जो हुआ है वह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल की सरकार को अपना समर्थन दिया है, आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने सुना। और इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि अब तक की जो सरकारें थीं, ज्यादातर समय तो कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन सरकारों ने जब कभी भी फिलिस्तीन, हमास, आतंकवादी संगठनों, इस्लामिक देशों और उनसे जुड़े हुए आतंकवादी घटनाओं से जब कभी सामना होता था सरकारों का, तो ये सरकारें हमेशा भारत के मुसलमानों को देखकर ही कोई फैसला करती थी। और फिलिस्तीन के साथ में खड़े रहने का जो कर्तव्य सरकारें करती रही हैं, वो इसी का उदाहरण था। और इसे आप कह सकते हैं तुष्टिकरण, वोटों की राजनीति। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी का है, जब उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। फिलिस्तीन की जो जायज मांगे हैं, जो उनके कानूनी अधिकार हैं, जो उनके मानवीय अधिकार हैं, उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता और हम सब भी उनके समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए इस तरीके की दरिंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हमें इस तरह की दरिंदगी, बहसीपन का विरोध करना पड़ेगा, तुष्टिकरण को दूर रखकर। तुष्टिकरण बहुत हो चुका और तुष्टिकरण ने भारत को आज जिस मुहाने पर खड़ा कर दिया है, वो इजराइल से भी बदतर है। इसलिए जो मोदी सरकार ने कदम उठाया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही साहसिक कदम है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या निर्णय होता। सरकार होती तो क्या निर्णय होता, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब सरकार नहीं है, तो कांग्रेस की कार्य समिति ने अपनी मीटिंग करके फिलिस्तीन को समर्थन की घोषणा की है और उसने हमास द्वारा की गई दरिंदगी पर
बहसीपन पर, अमानवीय अत्याचारों पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा है। सीधे सीधे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, या नेहरू गांधी परिवार का एक वर्ग विशेष से कोई खास रिश्ता है। इसके बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप इसराइल ने भी गाजा पट्टी पर आक्रमण किया, हमला बोला, और इन आतंकियों का पीछा किया, इन आतंकियों को नष्ट नाबूद करने की योजना बनाई। इसमें क्या गलत है? क्योंकि इसराइल के 1200 नागरिकों की जान अब तक जा चुकी है, और लगभग 1000 लोग बुरी तरह से घायल हैं। और ये जो 1200 लोग मारे गए हैं, आप समझ सकते हैं इनमें 200 से अधिक नियमित सैनिक हैं। नियमित सैनिक मीन्स जो उनकी सेना का हिस्सा है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है कि देश, इसराइल हो या कोई और, वो इस तरह का निर्णय करता। इसराइल के साथ में जैसा अमानवीय व्यवहार किया हमास ने, और आपको मालूम है कि हमास एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। दुनिया का कोई भी इंसान, अगर वह सामान्य बुद्धि और विवेक का इंसान होगा, तो वह इसराइल का समर्थन करेगा, इसराइल के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में कई धाराएं हैं। सरकार ने स्टैंड लिया इसराइल के साथ खड़ा होने का, कांग्रेस ने स्टैंड लिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने का। फिलिस्तीन तो कहीं पिक्चर में नहीं, यहाँ तो हमास और इसराइल के बीच का मामला है। और इसराइल ने भी जो आक्रमण किया, जो नेस्तनाबूद करने का फैसला किया, वो हमास को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया, फिलिस्तीन को नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से हमास का ही समर्थन किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुलूस निकाले गए, कई जगह जुलूस निकाले गए, और जो मुस्लिम नेता इस समय पटल पर हैं, जो बातें करते रहते हैं हमेशा, ओवैसी टाइप के नेता हैं, दानिश अली टाइप के नेता हैं जो भी सुर्खियों में थे, सब ने एक स्वर से इसराइल की निंदा की। ओवैसी तो बहुत आगे बढ़ गए, और उनका बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो रजाकारों के वंशज हैं, तो उनकी मानसिकता हमास की मानसिकता ही है, इससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है। इनको चुटवैये भी नहीं कहा जा सकता है। ओवैसी हैं, अबू आजमी हैं, जो भी सांसद हैं, ज्यादातर ने इसराइल का विरोध किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया, हमास का समर्थन किया। लेकिन इससे इतर एक बहुत बड़ी घटना है जिसको सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास की कार्रवाई का समर्थन किया है। हमास मतलब आतंकवादी संगठन। अभी तक भारत में कहा जाता था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन ये आतंकवादी जो हमास के हैं, इनका धर्म निश्चित है, ये मुस्लिम है, ये इस्लामिक है। और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनका समर्थन कर रहा है, इसका मतलब आतंकवादियों का धर्म भी होता है, और वो धर्म के आधार पर आतंकवादियों का भी समर्थन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान जारी करके कहा कि हमास की जो मौजूदा कार्रवाई है, वो फिलिस्तीनी जनता के साथ किए जा रहे जुल्म और मस्जिद अल-अक्सा की बहरमती अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप सोचिए कितनी निकृष्ट दर्जे की घृणित मानसिकता की बात है ये व्यक्ति इंसान है या क्या है कहना मुश्किल है, जिस जो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी देश के लिए कोई भी छोटे मोटे संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीति मायने नहीं रखती। देश का निर्णय अपना निर्णय होता है, और वो सबको स्वीकार करना होता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक अलग धारा निकाली है, और ये उसी तरह की मानसिकता है जो खलीफत आंदोलन के समय पैदा हुई थी। टर्की के खलीफा को जब पदच्युत किया गया था ब्रिटेन द्वारा, और उसके बाद भारत का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत में खलीफत आंदोलन शुरू किया गया, और गांधी ने उसका समर्थन किया। खलीफत को खिलाफत आंदोलन का नाम इतिहासकारों ने दे दिया। और उसके साइड इफेक्ट के रूप में मोपला दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, देश के अनेक भागों में दंगे हुए। यानी जिसने भी खलीफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, वो दंगों की भेंट चढ़ गया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान भी देश में दंगे कराने की एक सुनियोजित साजिश लगती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, मई 2024 में चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रस्साकसी ज्यादा हो रही है। भारत में जो हो रही है वो तो हो ही रही है। भारत में जो रस्साकसी हो रही है वो भी अंतर्राष्ट्रीय एरिना पर जो वामपंथ इस्लामिक गठजोड़ है, तमाम और विघटनकारी शक्तियां हैं, तमाम और रूढ़वादी शक्तियां हैं, तमाम आतंकवादी संगठन हैं, उनके सम्मिलित प्रयासों का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि कैसे मोदी सरकार को केंद्र सरकार से पदच्युत किया जाए। किसी तरीके हर एक के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। और इसलिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक की जो स्टेब्लिश्ड परंपरा थी उससे दरकिनार जाकर इसराइल का समर्थन किया है, ये शर्म की बात है।
मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा निम्न स्तरीय, इससे ज्यादा बहसीपन का और कोई बयान नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि व्यक्ति कोई भी हो, तुरंत इसे गिरफ्तार करके जेल में डाले और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रतिबंधित संगठन तुरंत घोषित किया जाए। आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में क्यों है? ये तो इस्लामिक देशों में भी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ और नहीं, गजवाए हिंद का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए सरकार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में आम नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया है, जो किसी भी भारत के किसी भी मुस्लिम संगठन ने नहीं किया है ऐसा। तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, इनकी तारीफ की जानी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, इनको उत्साहित किया जाना चाहिए कि कम से कम वो ये सही बात कहने का साहस कर सके। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है और उन्होंने पूरे विवाद को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत पर बल दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आतंकवादी घटना करने की क्या आवश्यकता थी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बयान है, विघटनकारी बयान है, घृणित बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और सरकार को, सभी राज्य सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे आने वाला है और भारत में दंगों की शुरुआत फ्राइडे नमाज के बाद होती है। और इसलिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं और कोई योजना तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें ज्यादातर इसमें पीछे रह जाते हैं और जब दंगे शुरू हो जाते हैं उसके बाद उनकी कोई कार्रवाई होती है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनको सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना चाहिए, ताकि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं भारत में, वो देश को दंगों की आग में न झोंक सके। और सभी देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको मोहरा न बनाया जाए, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए और भारत में भी उस तरीके की जो विद्वेष है, घृणा है सांप्रदायिक, वो न फैलाई जाए, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग है। इस समय चाहे हमास सीन में हो, चाहे इसराइल सीन में हो, लेकिन भारत में 2024 के चुनाव सबको दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और जो इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ अंतर्राष्ट्रीय है वो कांग्रेस के साथ है। इसलिए कांग्रेस का ये निर्णय आया। हो सकता है ज्यादातर पार्टियां इस तरह का निर्णय लें, लेकिन हमें इससे विचलित नहीं होना है। हमें वही करना है जो करना चाहिए, जो भारत की आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता, भारत का फर्ज है इसराइल के साथ खड़े होना। नमस्ते।